हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पार्ट 1 के थर्ड चैप्टर पे हैं ड्रेनेज। ये चैप्टर लिया गया है 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज का मतलब है किसी भी रिवर का जो सिस्टम होता है एक पर्टिकुलर एरिया का। लुक एट द फिजिकल मैप, you will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. आप जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स देखते हैं जो हर डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन से एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर मेन रिवर फॉर्म करने के लिए, जो ड्रेन आउट हो जाता है एक लार्ज वाटर बॉडी में, उसे ये वो लेक हो सकता है या सी या ओशन हो सकता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज़ कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। और जो एरिया ड्रेन हो जाता है एक सिंगल रिवर सिस्टम से उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अ क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन अ मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया such as mountain or an upland separates two drainage bases, such as upland is known as water divide। ठीक है, तो अगर आप मैप को नज़दीकी से देखेंगे आप देखेंगे कि उसमें एक एलिवेटेड यानी कि ऊंचाई है, जैसे कि माउंटेन में होती है या अपलैंड में होती है, तो उसे वो सेपरेट करता है टू ड्रेनेज बेसिन्स को। एंड सच एन अपलैंड जिसे इसे कहा जाता है वाटर डिवाइड। ये देखिए, ये है वाटर डिवाइड, ये है स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, आइए पढ़ते हैं ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का कंट्रोल किया जाता है ब्रॉड रिलीफ फीचर्स यानी कि उनकी चौड़ाई पर, सब कॉन्टिनेंट की चौड़ाई पर। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप्स, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। Apart from originating from the two major physiographical regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways। भले ही वो एक ही फिजियोग्राफी से बिलोंग करते हैं, लेकिन हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स काफ़ी अलग हैं अलग अलग कारणोंवश। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। ज़्यादा से ज़्यादा हिमालयन रिवर्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? पेरिनियल है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द, इसका मतलब है उस वहाँ पे पानी पूरे साल रहता है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains। ये रिवर्स को पानी मिलता है बारिश से और मेल्टेड स्नो से जो माउंटेन से पिघल के गिरते हैं। The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges। They have cut through the mountain making gorges। तो gorges का मतलब है एक पतली सी नदी। तो वो ये जो ब्रह्मपुत्र और इंडस है वो कट करके जाते हैं माउंटेन से और एक छोटी सी नदी बना देते हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। और हिमालयन रिवर्स के कोर्सेज काफ़ी लंबे हैं ओरिजिनल सोर्स ऑफ द सी से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और गॉर्ज कैसे नज़र आता है? एक पतली सी गली जहाँ से पानी बह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 18 पे हैं। They perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand। और इरोजनल एक्टिविटी होती है अपर कोर्स में यानी ऊपरी भाग में, और वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं स्लिट एंड सैंड को अपने साथ। In the middle and the lower courses, these rivers from meanderers, oxbow, lakes and many other depositional features in their foot plains। और ये जो छाप है वो बहुत सारे बीच बीच में जो रिवर्स आते हैं और लेक्स आते हैं वहाँ पे वो डिपॉजिट करके आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टाज। और उनके जो डेल्टाज हैं वो भी काफ़ी अच्छे प्रचलित माने जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 3.3 में सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स। ठीक है, तो ये डेल्टा है स्टूडेंट्स, ये लोअर कोर्स है यानी निचली हिस्सा, ये ऑक्सबाव लेक है, ये मेंडर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेंडर है, ये मिडिल कोर्स है, ये लोअर कोर्स था, ये बीच वाला रास्ता है, और ये अपर कोर्स है जहाँ से ऊपर। सो ऊपर से पानी, ये सोर्स ऑफ रिवर है, सो ऊपर से पानी नीचे बहता है अपर मिडिल कोर्स तक। मिडिल कोर्स मेंडर से होके वो ऑक्सबाव लेक तक जाता है, ऑक्सबाव लेक से होके वो लोअर कोर्स में आके डेल्टा से आके मिलता है।
A large number of the peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. बहुत सारे peninsular rivers seasonal कहते हैं क्योंकि उनका जो flow है वो rainfall के ऊपर depend करता है. During the dry season, even the large rivers have reduced flow of water in their channels. Dry season में ये जो बड़े बड़े rivers हैं उसका भी flow of water काफ़ी कम हो जाता है उनके channels में. The peninsular rivers have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. और जो peninsular rivers हैं उनके छोटे और shallow यानी कि बहुत ही deep courses है बाकी Himalayan counterparts से compare करके. However, some of them originate in their central highlands and flow towards the west. और कुछ जो हैं वो originate होते हैं central highland से और वो west की तरफ flow करते हैं. Can you identify two such large rivers? Most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal. Western Ghats से होके Bay of Bengal की तरफ ये जो rivers हैं वो जाते हैं students. The Himalayan rivers. The major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. These rivers are long. They are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river stream. एक river जिसके जो tributaries जिसकी join करती है उसे river stream भी system भी कहा जाता है. The Indus River System. Indus River System. The river Indus rises in the Tibet near Lake Mansarovar. Flowing west, it enters India in the Ladakh district of Jammu Kashmir. It forms a picturesque gorge in the Spart. ठीक है, ऐसा लगता है कि ये एक पिक्चर्स्क गॉर्ज जो है स्टूडेंट्स वो एक आपको मैप में देखने मिलेगा कैसे नज़ारा कैसे इंडस रिवर सिस्टम फॉर्म होता है उसका. सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जास्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा join in the Kashmir region. The Indus flows through Balistan and Gilgit and emerges from the mountains of Itok. The Satluj, the Bees, the Ravi, the Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus near Mithankot in Pakistan. So ये सतलुज, बीज, रवि और चेनाब जो है वो सारे झेलम को ज्वाइन करते हैं यानी उसके साथ जुड़ जाते हैं इंडस से जुड़ने की इंडस के साथ जुड़ने के लिए जो मीटनकोट पाकिस्तान से में जुड़ जाता है. Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. और उसके अलावा इंडस साउथवर्ड्स भी फ्लो करता है अरेबियन सी से होके ईस्ट कराची की तरफ. द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप. इंडस प्लेन जो है उसका स्लोप काफ़ी जेंटल है. The Indus Plain has with a total length of 2,900 kilometers. The Indus is one of the longest rivers of the world. Indus जो है वो longest river है पूरी दुनिया का क्योंकि उसका जो total length है वो 2,900 kilometers है. A little over a third of the Indus basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir. जैसे मैंने आपको कहा था कि इंडस जम्मू एंड कश्मीर से होके भी जाता है, इस वजह से कुछ हिस्सा है जो इंडस का वहाँ से भी फ्लो करता है. हिमाचल प्रदेश से करता है एंड पंजाब एंड द रेस्ट इज़ इन पाकिस्तान. द गंगा रिवर सिस्टम. द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज़ फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकानंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड. राइट, जो हेड वाटर्स है गंगा का, अब जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से जॉइन होके अलकनंदा एंड देवप्रयाग जो है वहाँ पे जॉइन होता है जो कि है उत्तराखंड में. एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स. और हरिद्वार में जो गंगा है वो कहाँ से प्रतीत होती है? माउंटेन से प्रतीत होती है प्लेन्स की तरफ. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 20 पे हैं. द गंगा इज़ जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना, द घाघरा, the Gandak and the Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. तो यमुना जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि है हिमालयाज में. It flows parallel to the Ganga and has a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. और वो पैरेलल यानी गंगा के साथ में ही बहती है और उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की इलाहाबाद में जो मिलती है. The Ghagra, the Gandak and the Kosi rise in the Nepal Himalaya.
They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agricultural use. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया ये वही रिवर्स हैं जो पूरे नेपाल हिमालय को फ्लड करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स को फ्लड करते हैं हर साल, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों की ज़िंदगी को और प्रॉपर्टी को। और बट लेकिन एक काम वो ज़रूर करते हैं कि एनरिच सॉइल को एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए फर्टाइल करके जाते हैं। The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa, and the Sun. They rise from semi-arid areas, have shorter courses, and do not carry much water in them. तो semi-arid areas यानी कि पथरीले रास्तों से होके आते हैं, उनके कोर्सेज यानी उनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती और वो ज़्यादा पानी भी अपने साथ कैरी नहीं करते। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन द गंगा। तो स्टूडेंट्स मैप में जाइए और देखिए ये जो मैंने अभी आपको बताया ट्रिब्यूटरीज, वो ट्रिब्यूटरीज फाइनली जाके गंगा से कैसे मिलती है। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. So enlarged with waters यानी बहुत बड़ा वाटर का जो मिश्रण होता है फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से गंगा क्या करती है, फ्लो करती है ईस्टवर्ड्स फरक्का इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। The river bifurcates here. The Bhagirathi Hulki, a distributary, follows southwards through the deltaic plains of the Bay of Bengal. So ये जो भागीरथी हुल्की है वो साउथवर्ड्स फ्लो करती है टुवर्ड्स डेल्टिक प्लेन्स बे ऑफ बंगाल की तरफ। स्टूडेंट्स द मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र। और उसका जो मेन स्ट्रीम है वो फ्लो करता है साउथवर्ड्स बांग्लादेश की तरफ और वो ब्रह्मपुत्र से होके जॉइन हो जाता है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज़ नोन एज द मेघना। उसे नीचे जाएंगे तो उसे मेघना भी कहा जाता है। दिस माइटी रिवर विथ वाटर्स फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये जो बड़ा रिवर है जिसमें बहुत पानी होता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से आता है, वो सीधा होके बे ऑफ बंगाल चले जाता है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज सुंदरबन डेल्टा। The length of the Ganga is over 2500 kilometers. Look at figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern formed by the Ganga river system? Ganga river system से होके क्या drainage pattern दिखाई देता है, आप ये 3.4 में देख सकते हो। Ambala is located on the water divided between the Indus and the Ganga river system. So ये अम्बाला जो है वो वाटर डिवाइड के यहाँ पे लोकेटेड है जो इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के बीचों बीच है। The plains from Ambala to the Sundarbans stretch over nearly 1,800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 meters. लेकिन इसकी जो उतार है वो सिर्फ 300 meters है, लेकिन उसका स्ट्रेच जो है वो 1,800 kilometers है। In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 kilometer. Therefore, the river develops large meanders. The Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in the Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus and most of the coast lies outside India. वो इंडस से थोड़ा लंबा है और उसका जो कोर्स यानी वो जो बहता है वो आउटसाइड इंडिया की तरफ भी जाता है। It flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, 7,757 meters, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called Dihang and it is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. Okay students, अब हम पेज नंबर 21 पे है। In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt and it is a cold and dry area. टिबेट में ये जो रिवर है वो छोटी सी वॉल्यूम कैरी करती है पानी का और उसके अंदर लेस सिल्ट है और वो काफ़ी कोल्ड और ड्राई एरिया क्रिएट होती है। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. यहाँ पे जो रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम पानी का कैरी करती है और उतना ही प्रकार का सिल्ट भी कैरी करती है। The Brahmaputra has a braided channel and it is in its entire length in Assam and forms many riverine islands. और ये जो ब्रह्मपुत्र है उसका जो चैनल है वो ब्रेडेड है और उसकी जो लेंथ है जो आसाम
इन आसाम एंड फॉर्म्स मेनी रिवर लाइन आइलैंड्स, और उस वजह से क्या हो जाता है, छोटे छोटे आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं उसके आजू बाजू. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर लाइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र? क्या आपको याद है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर लाइन आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र ने फॉर्म किया हो? याद करने की कोशिश कीजिए. एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक. हर साल बारिश के टाइम पे ये जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाता है, causing widespread devastation due to floods in Assam and बांग्लादेश. और इससे क्या हो जाता है, फ्लड्स हो जाते हैं, पानी भर जाता है और असम और बांग्लादेश को ये सहना पड़ता है. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on the bed, causing the river bed to rise. बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स के मुकाबले ब्रह्मपुत्र बहुत सारे ज़्यादा डिपॉजिट कर लेता है सिल्ट का उनके बेड पे, और ये रिवर बेड राइज यानी कि ऊपर उठ जाता है. द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, और रिवर क्या करता है, अपना चैनल भी शिफ्ट करते रहता है. द पेनिनसुला रिवर्स. The main water divided in Peninsular Island is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Okay, most of the major rivers of the peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri, flows eastwards and drain into the Bay of Bengal. और ये सारे rivers जाके कहाँ मिलते हैं students? Bay of Bengal पे. These rivers make deltas at their mouths. और ये rivers क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं उनके माउथ पे. There are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. तो छोटे छोटे small streams हैं जो flow करते हैं Western Ghats से. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flows west and makes estuaries. So ये जो नर्मदा और तापी है वो ओनली रिवर है जो वेस्ट में फ्लो करते हैं. द ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज. इस वजह से स्टूडेंट्स ये जो ड्रेनेज बेसिन्स है पेनिनसुलर रिवर्स के वो कंपैरेटिवली स्मॉल यानी छोटे साइज के आपको प्रतीत होंगे. द नर्मदा बेसिन. द नर्मदा राइजेस इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. नर्मदा स्टार्ट कहाँ से होता है, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से. इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग. और ये वेस्ट की तरफ फ्लो होता है रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग. फॉल्टिंग यानी पथरीले रास्ते से बना हुआ जो एक छोटी सी गली से वो होके गुजरता है. ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स्क्यू लोकेशंस. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर where the Narmada flows through a deep gorge. ये मार्बल रॉक्स जबलपुर के यहाँ पे नर्मदा flows through a deep gorge, and the धुआधार falls where the river plunges over steep rocks are some of the notable ones. और ये धुआधार falls जो है जहाँ पे river है plunges over steep rocks यानी steep rocks को steep यानी गहरे जो rocks होते हैं उसको बीट करके आगे चला जाता है. ये बहुत ही देखने लायक बात है. All tributaries of the Narmada are very short and most of them join the main stream at right angles. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नर्मदा के काफ़ी छोटे हैं और वो जॉइन होते हैं मेन स्ट्रीम जो राइट एंगल्स पे है. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात. द तापी बेसिन. The Tapi rises in the Satpura ranges in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to Narmada, but it is much shorter in length. वो नर्मदा के साथ में ही फ्लो होता है लेकिन उसकी जो लंबाई है वो काफ़ी छोटी है. Its basin covers parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. और ये जो coastal plains है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में वो काफ़ी छोटे हैं. हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट. द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार. फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर. ये कहाँ पे जाके मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको फाइंड आउट करना है. द गोदावरी बेसिन. द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nashik district of Maharashtra. तो ये चालू होता है वेस्टर्न घाट से, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से. Its length is about 1500 kilometers. It drains into Bay of Bengal. ये होके मिलता है Bay of Bengal पे. Its drainage basin is also the largest amongst the peninsular rivers.
The basin covers parts of Maharashtra. About 50% of the basin area lies in Maharashtra. 50% का जो बेसिन एरिया है वो महाराष्ट्र में आपको देखने मिलेगा गोदावरी का. Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. The Godavari is joined by a number of tributaries such as the Purna, the Varda, the Pranhita, the Manjra, the Vaiganga and the Penganga. The last three tributaries are very large because of its length and the area it covers. It is also known as Dakshin Ganga. उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं महानदी बेसिन क्या है. द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़. महानदी कहाँ स्टार्ट होती है स्टूडेंट? छत्तीसगढ़ में. इट फ्लोज थ्रू ओडिशा टू रीच the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 kilometers. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. The Krishna Basin. Rising from a spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows for about 1400 kilometers and reaches the Bay of Bengal. The Tungabhadra, the Koyna, the Ghat Prabha, द मस्ट एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज. ये सारे ट्रिब्यूटरीज है स्टूडेंट जो कृष्णा बेसिन के साथ ज्वाइन होते हैं. इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. द कावेरी बेसिन. द कावेरी rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 kilometers. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kabini. Its basin drain parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Besides these major rivers, there are some smaller rivers flowing towards the east. The Damodar, the Brahmini, the Baltarni and the Subarnarekha are some notable examples. Locate them in your atlas. So students एक काम करते हैं, ब्रह्मानी, बैतरनी, दामोदर और ये सारे सुबर्णरेखा, ये सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं स्टूडेंट्स, इन्हें लोकेट करने की कोशिश करते हैं हमारे मैप में. लेक्स. You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and shikaras, which attract thousands of tourists every year. Similarly, you may have visited some other tourist spot near a lake and enjoyed boating, swimming and other water games. आप ज़रूर कोई लेक में कभी गए होंगे, आपने देखा होगा लेक कैसा है, वहाँ पे बोटिंग, स्विमिंग या वाटर गेम्स, पैराग्लाइडिंग, ये सारी चीज़ों का आनंद भी आप उठा सकते हैं. Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? क्या वो attractive होते फिर भी? Have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways. India has many lakes. These differ from each other in size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season. कुछ permanent होते हैं, कुछ सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पे पानी होता है, like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid regions. There are some lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while others have been formed by wind, river action and the human activities. कुछ हैं जो ग्लेशियर यानी स्नो की वजह से पानी पिघल जाता है तो उसका लेक बन जाता है, क्योंकि बाकी के विंड, रिवर एक्शंस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बन जाते हैं. A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into oxbow lakes. Splits and bars from lagoons in the coastal area. Splits and bars क्या होते हैं? lagoon form करते हैं coastal areas में. Example, the Chilka Lake, the Pulicat Lake and the Koleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. तो उसका जो पानी है स्टूडेंट, वो सॉल्ट वाटर लेक होने की वजह से उसका जो पानी है वो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में आता है. Most of the freshwater lakes are in the Himalayan region. They are of glacier और यानी बर्फीले पहाड़ों पे आपको फ्रेश वाटर लेक्स देखने मिलेंगे. In other words, they form when glaciers dug out on a basin which was later filled with snow melt. ठीक है, तो ये स्नो जब मेल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, वो एक लेक में फॉर्म हो जाता है.
The Vular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is a result of tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak, and Barpani are some of other important freshwater lakes. Apart from natural lakes, the damming of the rivers of the generation of tidal power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, बकरा नंगाल प्रोजेक्ट. तो ये जो नेचुरल लेक्स के अलावा डैमिंग ऑफ रिवर्स की डैमिंग की वजह से हाइडल पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारे लेक्स ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी बने हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर. Lakes are of great value to human beings. A lake helps to regulate the flow of a river during heavy rains. Regular flow of river lake help करता है जब तेज़ बारिश होती है तब. It prevents flooding and during the dry season it helps to maintain an even flow of water. फ्लडिंग से प्रिवेंट होता है, पानी भरने से रिवर हमें बचाता है और ड्राई सीजन के टाइम पे हमें पानी मिलता रहे ये निश्चित करता है. Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surroundings, maintain the aquatic ecosystem, enhance natural beauty, help develop tourism and provide recreation. तो क्या करते हैं वो क्लाइमेट को अच्छा बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी मछली या कोई भी प्लांट्स जो पानी के अंदर है उसे सुरक्षित रखते हैं, नेचुरल ब्यूटी बढ़ाते हैं और टूरिज़्म के लिए इनकरेज करते हैं लोगों को आके लेक्स देखें. Role of rivers in the ecosystem. Rivers have been of fundamental importance through the human history. Water from river is a basic natural resource essential for various human activities. पानी जो रिवर से आता है वो एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है और वो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए नीडेड है. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. ये जो सेटलमेंट्स है अभी वो बड़े शहर बन चुके हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance. Irrigation के लिए, navigation के लिए या hydropower generation के लिए rivers का इस्तेमाल होता है. Particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. India जैसे country में जहाँ पे agriculture एक बहुत ही important source of livelihood है किसी का भी और population भी काफ़ी बड़ा है. रिवर पोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स इसके साथ रिवर पोल्यूशन भी हम होता है. द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर. और ये जो डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल यूज़, एग्रीकल्चरल डिमांड पानी की होती है, इस वजह से रिवर जो है उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है. एज अ रिज़ल्ट, more and more water is being drained out of the rivers, reducing their volume. ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है रिवर से और उसका वॉल्यूम यानी साइज़ कम हो जाता है. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers. ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा लोड अनट्रीटेड सीवेज यानी कि जो कचरा होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यानी कि बचा कुचा जो मटेरियल होता है वो सीधा रिवर्स में छोड़ दिया जाता है. दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर. ये क्वालिटी ही नहीं ख़राब करता पानी का, लेकिन जो सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है रिवर की, खुद से साफ़ ये सारा धूल मिट्टी नीचे सेटल करके फ्रेश पानी ऊपर लाने की, वो भी क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads with 20 kilometers of large cities. जो गंगा वाटर के बारे में आपने सुना ही होगा, गंगा के अंदर बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करते हैं लोग, नहाने जाते हैं, जिस वजह से पानी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है. But the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen and the pollution level of many rivers has been rising. Urbanization यानी कि शहरों में लोग रहने लग गए हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई है, इस वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन लेवल्स रिवर्स के बढ़ते जा रहे हैं. Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various actions planned to clean the rivers. तो ये रिवर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं एक्शन प्लान रिवर्स को क्लीन करने के लिए. क्या आपने कोई ऐसे प्लान के बारे में सुना है? हाउ डज़ आर हेल्थ गेट्स अफेक्टेड बाई पोल्यूटेड रिवर वाटर. हमारी हेल्थ कैसे अफेक्ट हो सकती है ये दूषित पानी की वजह से. थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर. सोचिए कि ये लाइफ कैसे होगी ह्यूमन बींग्स की अगर उन्हें फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा. तो
एक क्लास में डिबेट कीजिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।